हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे, बिल्कुल सही सलामत होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम आ चुके हैं आपसे मिलने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक्चुअली उस चैप्टर का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर करा था और उसमें मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इन सभी के बारे में एक बेसिक आइडिया भी दिया था। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लो ताकि आपको ये वाली लेक्चर अच्छे से समझ में आए। आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको वो वाला लेक्चर मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हमारा देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको मैं कुछ और चीज़ समझाना चाहती हूँ। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक टर्म है मेरिस्टेम, आपने सुना होगा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एमटी का मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टर्म को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, फिर भी दोनों टर्म को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। आप डिफरेंस को समझेंगे। आइए समझिए। देखिए सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। इसमें ये सूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है, और आपने ये हो सकता है पढ़ा होगा कि सूट के टिप पे होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट के टिप पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसी चैप्टर में आगे हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि सूट के टिप पे होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। बच्चों ये वो रीजन है जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है। रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज नोन एज मेरिस्टेम। रीजन को मेरिस्टेम कह रहे हैं जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है। और जहाँ मेरिस्टेम होगा वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, नहीं होगा? होगा। जहाँ मेरिस्टेम होगा वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसीलिए इन दोनों टर्म को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे। सपोज मैं इस मेरिस्टेम को कट कर दूँ तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन रीजन्स में रेस्ट्रिक्टेड है और इन्हीं सर्टेन रीजन्स को मेरिस्टेम कहते हैं। और जहाँ मेरिस्टेम वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसीलिए दोनों टर्म को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। तो आपको समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये जो मेरिस्टेम टर्म है इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द मेरिस्टोस से हुई है। मेरिस्टोस से हुई है और मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड या डिविजिबल, ठीक है। तो ये जो टर्म है मेरिस्टेम, ये कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के एक शब्द मेरिस्टोस से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मुझे आपको यही समझाना था। अब चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। एक मिनट। हाँ जी, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, मतलब ये कोई स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि ये सेल अभी डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट नहीं हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। जिस दिन डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये परमानेंट टिश्यू बना देगा, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जो सेल साइकिल है ना बच्चों, G1, S, G2, M, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है। सेल साइकिल की
मेनली दो फेज होती है, इंटरफेज और एम फेज या डिवीजन फेज, ठीक है। और इंटरफेज में भी 3 फेजेज हैं, G1, S, G2। और एम फेज में क्या आ जाता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सभी आपने पढ़ा है ना। तो ये जो सेल साइकिल होता है ना बच्चों, यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहता है, G1, S, G2, M, फिर क्या आ जाएगा G1, S, G2, M। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप समझो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये G1 में गया, S में गया, G2 में गया, M में गया और 2 में डिवाइड हो गया। इसे ही सेल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेल साइकिल है ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है उसमें लगातार डिवीजन चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, इमैच्योर होती हैं, अपरिपक्व होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स। देखो भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में लगातार डिवीजन चल रहा है, सेल को मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिला, उससे पहले डिवाइड हो गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स। सेल्स कैसी हैं, इमैच्योर है, याद रखना है। अब आइए हम अपना देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो हमारा अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। यानी कि देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल, वो कैसी हैं, इमैच्योर हैं, उनमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि सेल इमैच्योर है, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप नहीं हो पाए हैं। इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है, प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थिन होती है, यानी कि पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है, मेनली सेल्यूलोज की बनी है। तो आपको याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैसी हैं, इमैच्योर हैं। तो इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो ही नहीं पाई क्योंकि सेल इमैच्योर है। सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि कैसी होती है, थिन यानी कि पतली होती है, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली होती है और मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको याद रखना है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, देखो SCW यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है कि सेल्स आर स्मॉल एंड जनरली आइसोडायामेट्रिक। इसको भी समझेंगे आप, एक मिनट। हाँ जी, तो आप इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो, ये देखो, सेल्स कैसी है, छोटी हैं, स्मॉल हैं और जनरली आइसोडायामेट्रिक होती है। मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि इन सभी सेल्स का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो सेल कैसी है, स्मॉल है। देखो, अब जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनमें लगातार डिवीजन चल रहा है। सेल थोड़ी सी बड़ी हुई, डिवाइड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर डिवाइड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई, डिवाइड हो गई। इसीलिए हमें सेल की जो साइज है वो छोटी दिखाई देती है, ठीक है। सेल कैसी है, स्मॉल है, छोटी है। लेकिन जिस दिन डिवीजन बंद हो जाएगा, कोशिकाओं का आकार बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि कोशिकाओं में वैक्यूल डेवलप होने लग जाएंगे और वैक्यूल के डेवलप होने की वजह से कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगती हैं। तो जब तक डिवीजन चल रहा है, सेल कैसी होती हैं, स्मॉल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। देखिए, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, सेल जो है वो बहुत ही पास पास होते हैं, इस वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक तरह का कॉम्पैक्ट टिश्यू है। एक तरह का कैसा टिश्यू है, कॉम्पैक्ट टिश्यू है। तो यहाँ पे सेल कैसी है, छोटी हैं, क्योंकि लगातार डिवीजन चल रहा है। थोड़ी सी बड़ी हुई सेल डिवाइड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई फिर डिवाइड हो गई, थोड़ी सी बड़ी हुई फिर डिवाइड हो गई। इस वजह से सेल जो है वो कैसी है, छोटी है। जिस दिन डिवीजन बंद हो जाएगा, सेल्स का साइज बढ़ने लग जाएगा वैक्यूलेशन की वजह से। आप जानते हैं किसी सेल में जितना ज़्यादा वैक्यूलेशन होता है उस सेल का उतना ज़्यादा एनलार्जमेंट होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल यहाँ पे कैसी हैं, स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एब्सेंट है। तो ये एक तरह का कॉम्पैक्ट टिश्यू है, ठीक है। सेल जनरली आइसोडायामेट्रिक होती है, यानी कि सभी सेल का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है।
ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको हटाती हूँ। अब देखिए, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा अगला पॉइंट है कि लार्ज न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अरे सेल डिवाइड करने जा रही है, न्यूक्लियस लार्ज होगा कि नहीं होगा। आपने पढ़ा है ना कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ चलता है, इनसाइड द न्यूक्लियस चलता है। अब भैया डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का अमाउंट डबल होगा कि नहीं होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए का अमाउंट डबल होता है तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं मेरिस्टेम के अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड लार्ज होता है, वो आफ्टर एस फेज कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इंटरफेज में सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया डिवीजन के लिए। अब वो डिवाइड होने जा रही है सेल, तो न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। आफ्टर एस फेज की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस लार्ज होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव रिजर्व फूड एब्सेंट। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, रिएक्शन चलते रहते हैं। अभी आपने पढ़ा, आपने समझा कि यहाँ पे जो सेल साइकिल है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में लगातार डिवीजन चलता ही रहता है। तो आप खुद ही सोचो कि इन सेल्स को कितना फास्ट डीएनए रेप्लिकेशन करना होता होगा, कितना फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा। तो भैया ये सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होंगी या लेस एक्टिव होंगी, तो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होंगी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती हैं। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है तो उन्हें भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी ना। फूड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन आप फिर से समझिएगा, ये पेज मेरे पास है यहाँ पे, लेकिन सेल कैसी है, इमैच्योर है। मैं लिख देती हूँ, सेल कैसी है, इमैच्योर है, इमैच्योर है। प्लास्टिड्स डेवलप नहीं हो पाए हैं, सेल इमैच्योर है। आपने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा है ना, 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं, और होते भी तो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होते हैं। प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड इज नोन एज प्रोप्लास्टिड, यानी कि इनिशियल स्टेज में होते हैं। मतलब कहने की बात इतनी है कि इमैच्योर प्लास्टिड प्रेजेंट है। अब प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्रोमोप्लास्ट नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं है। अब अगर इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो आप मुझे बताइए कि ये जो मेरिस्टेम की सेल है ये ग्रीन होंगी या नॉन ग्रीन। तो ये नॉन ग्रीन होंगी, ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर सकती हैं, लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्हें फूड कहाँ से मिलता है, तो पास वाली सेल से फूड लेती जाती है, कंज्यूम करती जाती है, फूड लेती जाती है, कंज्यूम करती जाती है। नियर बाई सेल से फूड आती जाती है, कंज्यूम होती जाती है। स्टोर करने लायक फूड बचता ही नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो देखो, एक तो सेल नॉन ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर सकती। दूसरा, फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सेल साइकिल चल रहा है, सेल में लगातार डिवीजन हो रहा है। और आप जानते हैं कि डिवीजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड से ही तो एनर्जी मिलेगी। तो इन सेल को नियर बाई सेल से जैसे ही फूड आती जाती है ये कंज्यूम करती जाती है, आती जाती है, फूड कंज्यूम होती जाती है, स्टोर करने लायक फूड बचता ही नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टोर फूड मटेरियल एब्सेंट होता है। ठीक है, आप आइए एक बार देख लीजिए अब क्या लिखा है यहाँ पे। इसको मैं हटा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए यही वाली बात मैंने आपको समझाई कि मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, रिजर्व फूड एब्सेंट है, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, और होते भी तो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होते हैं। और वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, और होते भी तो स्मॉल इन साइज यानी स्मॉल साइज के होते हैं, ये आपको याद रखना है। और अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एब्सेंट होते हैं। एंड इंटरसेल्यूलर स्पेस
नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है तो ये एक तरह का कैसा टिश्यू है, कॉम्पैक्ट टिश्यू है। टिश्यू नहीं, प्लास्टिड्स नहीं है, होते भी तो प्रोप्लास्टिड होते हैं, वैक्यूल नहीं होते, होते भी तो स्मॉल साइज के होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए है, वो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं। अब यहाँ तक जो बातें मैंने आपको समझाई वो सारी क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान से समझिए कि कोशिकाओं के मध्य में प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ हाईली डेवलप होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, इन कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा इनमें हाईली डेवलप होते हैं ताकि फूड का फास्ट फ्लो हो सके, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो हमने यहाँ पे पढ़े। टिश्यू कैसा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हाँ जल्दी जल्दी। टिश्यू कैसा है, अनडिफरेंशिएटेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि कैसा है, थिन है, पतला है, फ्लेक्सिबल यानी लचीली है और मेनली सेल्यूलोज की बनी है। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। सेल कैसे हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और जनरली आइसोडायामेट्रिक होते हैं। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म है, सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, सो रिजर्व फूड एब्सेंट है। प्लास्टिड्स एब्सेंट है, होते भी तो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होते हैं। वैक्यूल एब्सेंट है और होते भी है तो स्मॉल साइज के होते हैं। अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस यानी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एब्सेंट हैं एंड इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक तरह का कॉम्पैक्ट टिश्यू है। एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आर प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्मेटा हाईली डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो हमने यहाँ पे समझे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। आगे के लेक्चर में अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।